नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इतने महीनों बाद फिर कैसे वापस आ गया और सिद्धांत जी कहाँ हैं, तो शो के शुरू में ही बता देते हैं कि वो ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए गए हुए हैं और जब तक वापस नहीं आ जाते तब तक मैं रहूंगा आपका होस्ट। अब चलिए इस जरूरी सूचना के बाद चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। खर्चा पानी में एक बार फिर से स्वागत है नरेंद्र जी आपका। हालांकि मैं आपका स्वागत पहली बार कर रहा हूँ। हेलो दर्पण, कैसे हैं आप? मिलके अच्छा लग रहा है बात करते हुए। जी, शुक्रिया नरेंद्र जी, मैं भी अच्छा हूँ। तो जी। चलिए नरेंद्र जी, आज का लाइनअप जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे महंगाई की, क्योंकि आज आया है डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स का अक्टूबर महीने का डेटा। फिर बात करेंगे पीएम मोदी द्वारा क्रिप्टो करेंसी को लेकर कही गई बातों के बारे में। तीसरे सेगमेंट में हम जानेंगे सेबी की एडवाइस के बारे में जो उन्होंने इन्वेस्टर्स को दी है। और चलते चलते बात करेंगे भारत के टैक्स टू जीडीपी रेशियो की। नरेंद्र जी, डब्ल्यूपीआई का अक्टूबर माह का डेटा आ गया और डेटा डराने वाला है। सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में डब्ल्यूपीआई 10.60% से बढ़कर 12.54% हो गई है। वहीं इस दौरान खाने पीने के सामानों में थोक महंगाई दर 1.1% से 3.06 हो गई है। तो क्या महंगाई की खबरें जल्द ही बिजनेस या फाइनेंस वाले पन्ने से प्रमोट होकर फ्रंट पेज की सुर्खियां बनने वाली हैं? दर्पण, देखते हैं कि फ्रंट पेज पे आते हैं कि नहीं। वो बहुत बड़ा इशू है आजकल की, जो सच की खबरें हैं जो अल्टरनेटिव मीडिया वो दिखाए तो बहुत ही बढ़िया है। मतलब अल्टरनेटिव मीडिया तो दिखा रहा है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया भी दिखाए, ज्यादा चैनल तो बेहतर रहता है। तो आपने सही कहा कि डब्ल्यूपीआई जो है वो अक्टूबर में बढ़ के आया है, वो 12.54% हो गया है, जो कि सितंबर और अगस्त से ज्यादा है। वो भी कोविड-19 के 6 महीनों में ये शक्ल दिख रही है। जी जी। और आपने रेफरी किया कि जो फूड इंडेक्स है उसमें भी 3.0% अभी भी इन्फ्लेशन रेट है उसमें। लेकिन साथ में हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स है, जिसमें फूड प्रोडक्ट्स भी आते हैं, उसका जो अभी स्फीति दर है वो 5.2% है। और हम्म फ्यूल और पावर का जो इन्फ्लेशन रेट है वो तो हम्म। बहुत ही ज्यादा है, 37.18% है, जो जी। कि एक लेवल पे रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है कि क्योंकि नवंबर के फर्स्ट सप्ताह में वो गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लाइन किया था एक्साइज ड्यूटी और जीएसटी पेट्रोल और डीजल पे, तो उसका हम्म इम्पैक्ट आना बाकी है। हम्म लेकिन फ्यूल और पावर जो इंडेक्स है, जो प्राइस इंडेक्स है, इन्फ्लेशन रेट है, वो हायर है। इवन जो लास्ट इसका जो कंपोजिशन है डब्ल्यूपीआई का, वो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। उसका भी जो इन्फ्लेशन रेट है वो डबल डिजिट है, वो 12% है। तो कहीं ना कहीं एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर दिखा रहा है इंडियन इकोनॉमी में, इस तरह का जो डेटा अभी आया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से। तो जैसा आपने कहा कि पेट्रोल या डीजल के जो दाम कम हुए हैं एक्साइज ड्यूटी के कम होने के चलते, वो रिफ्लेक्ट होना अभी बाकी है और उसका वो डब्ल्यूपीआई में मेरे ख्याल से बहुत बड़ा चंक है उसका। तो आपको क्या लगता है आने वाले माह में राहत मिलने की, अगर हम क्लीशे वाली भाषा में कहें, उम्मीद है या क्या है स्टेटस? एक लेवल पे तो ठीक है दर्पण, सही में मतलब उसका, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगभग 28-30 जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं, उन्होंने भी जो है वो जीएसटी जो कम किया है उस पे, पेट्रोल और डीजल पे, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था। तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में उस तरह का डेटा आएगा तो देखने की बात है कि कितना होगा। लेकिन मैं देख रहा था कि दर्पण, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो भी अभी आया है 2-3 दिन पहले। उसमें भी हम्म रिफ्लेक्ट कर रहा है कि खासकर जो खाद्य पदार्थ, खासकर खाद्य जो तेल है, उसके जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी अभी हायर है। कपड़ों का जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी हायर है, और वो क्लियर लिंकेज दिख रहा है। और डब्ल्यूपीआई में जब मैं तोड़ के देख रहा था कि इसमें जी। 6 महीने का एक एवरेज भी दे रखा है इस डेटा में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने, तो वो उससे लिंकेज भी दिख रहा है कि इवन जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस भी अभी हायर दिख रहे हैं। तो आई होप कि आने वाले दिनों में उसका थोड़ा इम्पैक्ट तो होगा। जो एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम की है, और जो जीएसटी स्टेट ने कम किया है पेट्रोल और डीजल पे। लेकिन साथ में मैं ये भी देख रहा हूँ कि क्रूड ऑयल प्राइसेस का जो एस्टिमेट आ रहा है दर्पण, वो अभी भी जो 80 और 82 जो डॉलर पर बैरल है, उसको एस्टिमेट कर रहे हैं आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में वो $100 जो है क्रॉस करेगा। तो जी वो भी एक देखने वाली स्थितियां हैं कि क्या क्या इसका इम्पैक्ट जो है हमारे इन्फ्लेशन रेट पे रहता है। नवीन जी, सीधे चलते हैं दूसरी खबर की ओर।
दूसरी खबर पीएम मोदी की क्रिप्टो को लेकर चिंताओं की है। उन्होंने एक मीटिंग की थी शनिवार को, न्यू इन्वेस्टमेंट एवेन्यू मतलब क्रिप्टो करेंसी को लेकर। उन्होंने अनरेगुलेटेड मार्केट के बारे में और इसके इंक्रीजिंग बढ़ते हुए रिस्क के बारे में बात कही थी। साथ ही इसको ब्लैक मार्केट से और इन सब चीजों से जोड़ के देखा। देखिए नरेंद्र मोदी जो हमारे पीएम है, उन्होंने बेशक ये पहली बार इन चिंताओं को मुख्य पटल पर लेके आए हैं, लेकिन ये चिंताएं कम से कम क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई नई नहीं है। रेगुलेशंस के वगैरह की भी बात हो रही है। तो इन जनरल क्या है, और मोदी जी ने जो कहा प्रधानमंत्री ने, उसको किस तरीके से एक आम इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए? बिल्कुल, ये हमें पहले भी हम खर्चा पानी में बात करते रहे हैं और एपिसोड में बात हुई है दर्पण, और उसमें ये बात तो सही है कि आरबीआई के जो गवर्नर हैं या आरबीआई है वो बोलता रहा है कि काफी अनरेगुलेटेड है क्रिप्टो करेंसी की जो इकोनॉमी है, मार्केट है, और जो बिटकॉइंस की जो इकोनॉमी मार्केट दिख रही है, या इस तरह के जो डिजिटल करेंसी है। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ने भी, नरेंद्र मोदी जी ने भी वो बात कही है, और उन्होंने कहा है कि हमें प्रोग्रेसिव और फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप्स को लेना पड़ेगा जिस इस तरह की जो अनरेगुलेटेड क्रिप्टो मार्केट है। उन्होंने दो चीजों को जरूर कहा है। एक तो ये कि जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है इसके तहत जो शंका जाहिर की जा रही है, और कहीं हद तक मुझे लगता है हो भी रहा है, और टेरर फाइनेंसिंग, ये दो चीजें कही हैं प्रधानमंत्री ने। जी तो बात सही है, लेकिन यही है कि ये हमें समझना होगा कि अनरेगुलेटेड मार्केट में, या जो अभी लीगलाइज नहीं है इंडिया में या बहुत सारे देशों में इस तरह की डिजिटल करेंसी, तो इसको हमें समझने की जरूरत है। दूसरी एक पॉइंट में ब्रॉडर लेवल पे ये भी कहना चाहूंगा दर्पण कि देखिए, ये हमेशा हमें ध्यान रखना होगा कि मार्केट और टेक्नोलॉजी हमेशा गवर्नमेंट से आगे रहती है। जी तो इसलिए जो इंफॉर्मेशन है या उसकी जो हाई स्किल टेक्नोलॉजी है मार्केट के पास, तो उसकी तोड़ निकालना सरकार के लिए, रेगुलेटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑलरेडी अभी आरबीआई की एक लीगल टेंडर करेंसी हमारी रुपीज है, और उसके तहत यदि उस तरह की और इस तरह की और एक कंपटीशन में इलीगली खड़ी होती है, तो उसको रेगुलेट करना तो बहुत इम्पोर्टेंट है अपनी एक तरह से जो मॉनेटरी कंडीशन है उनको स्टेबल करने के लिए। आपने बड़ी अच्छी बात कही। ये टेक अवे भी हो सकता है इस शो का, कि जो रेगुलेशंस होती हैं वो एक तरीके के ग्रामर होती है, और लैंग्वेज पहले ही बन जाती है, टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज पहले ही बन जाती है। और भारत सरकार भी बिल्कुल एक्सट्रीम कदम नहीं ले रही है, ना ही बैन के बारे में कोई बात कर रही है, ना ही ये कह रही है कि इसको पूरी तरीके से यहाँ पे अप्रूव कर दिया जाएगा। वो रेगुलेशंस की बात करिए, जो मुझे लगता है जो मिडिल पाथ है, जो मध्य मार्ग है, वो मुझे लगता है सबसे बेहतरीन रास्ता हो सकता है। क्योंकि कई जो इन्वेस्टर्स हैं, कई जो दुनिया के जो बड़े दिग्गज हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि यू कैन नॉट शाई अवे फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी केवल अपने आप में जो उसकी टेक्नोलॉजी है, अगर इन्वेस्टमेंट के रूप में या फिर उसको आप ट्रेडिंग के रूप में ना भी देखें, तो उसकी टेक्नोलॉजी इज हियर टू स्टे। सही बात है। मतलब ये तो है ही, मैंने बोल ही रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी हमेशा जो है वो गवर्नमेंट से आगे रहती है, और खासकर मार्केट से थ्रू जो टेक्नोलॉजी आती है, तो वो तो चैलेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही है। लेकिन हकीकत बात ये भी है कि यूएस में अभी लीगलाइज नहीं है, चाइना में लीगलाइज नहीं है, तो इंडिया में इसको किस तरह से रेगुलेट करते हैं या लीगलाइज, तो बहुत बड़ा जी इशू देखने की जरूरत है। लेकिन उनके साइड इफेक्ट्स हो जरूर हम अभी हम समझ रहे हैं ना, एक लेवल पे मतलब ना मीडियम एक्सचेंज के लिए यूज हो रहा है। काफी लोग तो यही कह रहे हैं कि इसका एनवायरमेंट कॉस्ट भी दरअसल बहुत हायर बिल्कुल। है, कि जहाँ पे जो ब्लॉक चेन से जो 24 आवर्स जो कंप्यूटर चलते रहते हैं, और जो इंफॉर्मेशन या डेटा जो है उसके साथ सर्कुलेट होता रहता है, तो उसका कितना सारा जो है एनवायरमेंट इशू चैलेंज अभी बना हुआ है। और एक लेवल पे इंडिया प्रॉमिस भी कर रहा है 270 तक हम जीरो कार्बन जो है एमिशन वो कर देंगे। तो उस लेवल पे ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए।
जी बिल्कुल, आपने जो COP26 की बात कही कि 2060 तक उसमें और कार्बन इमिशन को लेके सबसे वाकई में कुछ बड़ी चिंताओं में, केवल वही एक चिंता नहीं है क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई, लेकिन कुछ और कई बड़ी चिंताओं में से एक चिंता ये भी है। तीसरी खबर भी इन्वेस्टमेंट से जुड़ी चिंताओं को लेकर है नवीन जी, स्पेसिफिकली आपकी इक्विटी को लेकर। सेबी चेयरमैन अजय त्यागी ने संडे को इंटरनेशनल ट्रेड फेयर को संबोधित करते हुए कहा कि इन्वेस्टर्स को शेयर मार्केट में थोड़ा केयरफुल होने की जरूरत है और रिटर्न्स टू गुड टू बी ट्रू है। मार्केट और रियल इकोनॉमी में कितना बड़ा डिस्कनेक्ट है, इसकी चर्चा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी अपने एक इंटरव्यू में की थी। आरबीआई एफ की फाइनेंशियल ईयर जो 2021 की एनुअल रिपोर्ट थी, उसमें भी स्टॉक मार्केट बबल की बात हम कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, और खर्चा पानी में भी हम लगातार इस बारे में बात करते रहते हैं। नरेंद्र जी बिल्कुल, उन्होंने कहा ही है, मतलब, और इससे लिंकेज भी है कि जहाँ पे आरबीआई कह रहे हैं कि हमें अब जो है रेगुलेट करना चाहिए क्रिप्टो करेंसी को, और प्राइम मिनिस्टर भी बोल रहे हैं और मीटिंग कर रहे हैं, तो उससे तो दिख ही रहा है कि जो अनरेगुलेटेड मार्केट है उसमें रिस्क है और उसमें वॉल्टिलिटी है, उसमें प्रॉब्लम आई हुई है। और अभी हमने सुना भी है, ये बात आ भी रही है कि कर्नाटका में इस तरह के स्कैम की बात भी हो रही है बिटकॉइंस की। उसी के तहत ये दूसरी खबर आ रही है आज ही, जो सेबी के चेयरमैन है वो बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी मार्केट में भी इन्वेस्टर्स को कॉशियस रहने की जरूरत है। और बात सही है, मतलब यदि हम इनफैक्ट डेटा से थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें, समझने की कोशिश करें कि 2019-20 में ऑन एन एवरेज 4 लाख न्यू डीमेट अकाउंट जो थे वो ओपन होते थे हर महीने में। मतलब 4 लाख जो है एक महीने में डीमेट अकाउंट होते थे, जी जिसके थ्रू ट्रांजैक्शंस होती हैं म्यूचुअल फंड की या शेयर्स डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट या बोरोइंग की या सेल की। वो बढ़ के अब जो दर्पण वो हो गया 26 लाख एक महीने में। मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में कहाँ पे 2019-20 में 4 लाख जो डीमेट अकाउंट खुलते थे, और इस टाइम जो है 26 लाख, मतलब एक तरह से 6-7 गुना ज्यादा जो है एक महीने में डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं। इससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि जो एक तरह से डिटेल कोविड-19 पैंडेमिक में लोगों की जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। लेकिन ये भी बात सही है कि जब अनरेगुलेटेड मार्केट में इतना है, जो शेयर की मार्केट है या सिक्योरिटी की मार्केट है, उसमें भी रिस्क है। जाहिर सी बात है कि रेगुलेटेड है तो थोड़ा सा एक बेंचमार्क भी दिया जाता है, जिसको हम पहले भी कोट करते रहे हैं खर्चा पानी में, कि जो प्राइस इक्विटी जो रेशो है उससे थोड़ा रिफ्लेक्ट हो जाता है कितना रिस्क है। जैसे जनरली बोला जाता है दर्पण की 21 यदि वैल्यू हो प्राइस और अर्निंग रेशो की शेयर मार्केट में, तो उस लेवल पे स्टॉक को कहते हैं कि वो रिलेटिवली आपको अर्निंग थोड़ा देगा, उतना रिस्क नहीं है। लेकिन इंडिया में इस टाइम जो है ये जो रेशो है, प्राइस अर्निंग रेशो जो है वो 31 है, जो कि एक तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है कि बहुत रिस्की मार्केट है इस टाइम, जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है। तो उस लेवल पे इस तरह का स्टेटमेंट आना सेबी के चेयरमैन से, वो कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे अभी भी काफी स्पेकुलेशन है, बहुत ही एक तरह से अनसर्टिनिटी है, रिस्क है, तो कॉशियस रहें। चलो ये तो चलो ठीक है, अपनी तरफ से वो कह रहे हैं, लेकिन हमें ये भी कहना चाहिए, मुझे लगता है खर्चा पानी में, कि एक लेवल पे मुझे लगता है लोगों के पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है दर्पण, पूरी मार्केट की या पूरी इकोनॉमी की, उनके लॉजिक की, या उतना वो ग्रास्प नहीं कर पाते, इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है अभी भी ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो सरकार के पास, आरबीआई के पास या सेबी के पास रहेगी, कि इस तरह की जो रिस्क है या अनसर्टनिटी है उनको प्रॉपरली रेगुलेट करे और प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है मीडिया में या जनरल मासेज को वो प्रोवाइड करवाए। नरेंद्र जी, आपने जो डेटा दिया कि 26 लाख डीमेट अकाउंट हर महीने खुल रहे हैं, कारण तो ऑफ कोर्स उसके कई हो सकते हैं, जैसे कि आजकल जो लो कॉस्ट डीमेट अकाउंट है, लेकिन इससे ये भी साफ होता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का पहले जो मार्केट को मूव करता था, एफआईआई या डीआईआई मूव करती थी या बड़े इन्वेस्टर्स मूव करते थे, अब रिटेल इन्वेस्टर्स का वहां पर बहुत ढेर सारा पैसा है। और कहते हैं कि ये ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अभी तक एक डाउनफॉल नहीं देखा है। तो इन रिटेल इन्वेस्टर्स को निजी तौर पे आप क्या राय देना चाहेंगे, किस तरीके से इन्वेस्ट करें या क्या मतलब फ्यूचर में देखें? एक तो जो जनरल वो है मासेस है, उनको इन्वेस्टर्स है, उनको तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप प्रॉपर डाइवर्सिफाइंग करें यदि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक ही स्टॉक पे आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, डिफरेंट डिफरेंट जो है स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करें। और मैं तो इसमें ये भी लिंकेज रखना चाहूंगा कि प्रॉपर इतना सारा इन्वेस्टमेंट न कर दें कि जिसमें आपकी जो सेविंग्स हैं या जो आपकी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की जो जरूरत की चीजें हैं जिसमें आप खर्चा करते हैं, जो उनकी आय है, उसमें बैलेंस बनाना जरूरी है। अगर आप अंधाधुंध ना चलें,
आप उसको बहुत ही कॉशियसली चलें। और इसलिए एक लेवल पे मैं भी कहता हूँ कि वो फ्रेंड सर्कल में बात भी करते रहें। जरूरी नहीं है कि कई बार मीडिया में वो पूरी खबर आ रही है, मुझे तो फ्रेंड सर्कल में बात कर ले रहे हैं कि आप क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहाँ पे रिस्क ज्यादा है। और तीसरी चीज मैं ये जरूर कहूंगा कि यदि एजुकेटेड है इन्वेस्टर्स, तो प्राइस जो अर्निंग रेशो है उसको देखते रहें कि हर स्टॉक का वो क्या चल रहा है। उससे कहीं ना कहीं एक हिंट हो जाती है कि आपको कहाँ विड्रॉ करना है और कहाँ जो है इन्वेस्ट करना है। नवीन जी, जो आपने 3 पॉइंट बताए उनको मैं भी मतलब कई कई बार रेफर करता हूँ। दही और कई। दही जो है हाथ में नहीं जमता है, उसके लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़ता है। तो एक इन्वेस्टर्स को अगर वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको एक लॉन्ग टर्म अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी। और कई वाला जो है, जिसके बारे में आपने डाइवर्सिफिकेशन कहा कि अगर आप एक शेयर में या 2 शेयर्स में लगा लेते हैं, इससे बेहतर है कि आप कई शेयर्स में और कई ब्लू चिप यानी कि जो बड़े शेयर्स हैं जिनका मार्केट कैप बड़ा है उनमें लगाएं। और अगर आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, नए इन्वेस्टर हैं, या तो कम से शुरू करें या म्यूचुअल फंड्स वगैरह वगैरह से अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करें। नरेंद्र जी, चलते हैं चौथी खबर की ओर। टैक्स टू जीडीपी रेशियो, यानी कि टैक्स कितना, एक एक नियत समय में टैक्स कितना कमा रहा है कोई देश और या फिर कोई राज्य, बट्टा उसकी जीडीपी कितनी है उस नियत समय में। अब ये 2019 में भारत की जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो था वो 11% था, जो कि 2020 के फाइनेंशियल ईयर में 9.9% हो गया, जो कि 10 सालों में सबसे कम था। और थोड़ा सा बढ़ के 2021 में 10.2 हुआ है, और अब इसकी उम्मीद की जा रही है कि 10.8 तक होगा। अब हम थोड़ा सा अगर प्रोस्पेक्टिव में रखें तो 15% जो होता है, जितना ज्यादा हुई उतना बेहतर होता है। 15% जो होता है उसको एक बेंचमार्क माना जाता है कि अगर इतना है या कम से कम इतना है तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को और जो आपकी गरीबी मिटाने की जो क्षमता है उसको दिखाता है। इन सभी डेटा पॉइंट्स की बात नरेंद्र जी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फाइनेंस कमीशन चेयरमैन जो एनके सिंह, उन्होंने अभी गए हफ्ते कहा था कि सब्सटेंशियली इसको इंक्रीज करने की जरूरत है। तो ये एक टैक्स टू जीडीपी रेशियो में को लेके इतनी चिंता क्यों है, और जो सरकार जो पैसे खर्च करने को लेके टैक्स टू जीडीपी रेशियो की ओर को क्यों देखती है, ये अगर आपसे जानना चाहिए। देखिए दर्पण बहुत अच्छा टॉपिक है और मुझे लगता है कि दर्शकों को ये चीज काफी कनेक्ट भी करेगी। देखिए, सरकार के पास जो टैक्स रेवेन्यू है होना वो बहुत जरूरी है। और आपने बिल्कुल रेफरेंस पॉइंट दिया कि 10 से 12% जो है टैक्स जीडीपी रेशियो जो है अभी इंडिया का है। इसका मतलब उनके पास उतना रेवेन्यू होता है, इतनी आय जो है वो टैक्स के थ्रू, डायरेक्ट टैक्सेज, इनडायरेक्ट टैक्सेज, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, इसके थ्रू जो है इतना टैक्स जीडीपी रेशियो जो है इंडिया का है। और यदि और उसको रेफरेंस में लाएं या कंपैरेटिव देखें हम इंटरनेशनल लेवल पे दर्पण, तो जो यूएस का इस टाइम जो टैक्स जीडीपी रेशियो है वो 25% है। जो हाईली एक कैपिटलिस्ट एडवांस टेक्नोलॉजिकल जो कंट्री है उसका जब 25% जो एक अमीर देश है वो टैक्स रेवेन्यू है, तो इंडिया का ये 10-12% क्यों है, ये हमें समझने की जरूरत है, जिसमें एनके सिंह बोल रहे हैं इस पॉइंट को, जेन्युइन पॉइंट बोल रहे हैं। यदि इसी को हम अपनी नेबरिंग कंट्री से कंपेयर करना चाहें दर्पण, तो वो इस टाइम चाइना से देख सकते हैं हम। चाइना का ये जो रेशियो है टैक्स जीडीपी रेशियो वो 23 से 24% है। तो इसमें से जो राष्ट्रीय आय है उसमें से यदि 1/4 हिस्सा यदि वो अमेरिका में या फिर वो चाइना में आ सकता है, जो इमर्जिंग इकोनॉमी है और इंडिया का नेबरिंग कंट्री है, तो इंडिया में क्यों नहीं? बिल्कुल वो आना चाहिए, क्योंकि यदि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं या जो वेलफेयर एक्टिविटीज जो होती है सरकार की, उसमें आप स्पेंड करना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि सरकार के पास पैसा आए। उसमें मैं दर्पण ये 2 पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि वो कैसे हो सकता है। मतलब ये भी एक इकोनॉमिक से बात करते रहे और एनके सिंह उस साइड रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं। उसमें 2 बातें हैं, उसके बाद मैं तीसरी बात एक और ऐड करूंगा बाद में। वो ये है कि टैक्स पेयर्स का नंबर जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। टैक्स जीडीपी रेशियो कैसे बढ़ाई जा सकते हैं कि नंबर बढ़े, वो क्वांटिटी बढ़े, कि जितने आज नंबर हैं उससे जो है ज्यादा हो, डबल हो, है ना। इसका मतलब जो एक्टिविटीज ऐसी हैं जो अभी भी जो है वो टैक्स नेट में नहीं आ रही हैं, खासकर जो सर्विस सेक्टर की जो इकोनॉमी है उसकी जो कई ऐसी सर्विसेज हैं जो टैक्स नेट के दायरे में नहीं आ रही है, या टैक्स कहीं ना कहीं उनसे कंप्लायंस नहीं हो रहा है। एक तो ये। दूसरा मुझे जो उससे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है
वो ये है इस दौरान जो हमने देखा है पिछले 7 8 10 सालों से दर्पण की जो टैक्स स्ट्रक्चर है इंडिया का, वो एक रेग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर हो गया है। इन द जी। सेंस उसको बिल्कुल आसान शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारे एक तरह से इन्फ्लेशन रेट में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि जो एक्साइज ड्यूटी है या इस तरह के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनका शेयर बड़ा है जीडीपी में। एक तरह से उनसे आय बढ़ी है 7 7 सालों से 10 सालों से। और जो इनकम टैक्स है, हम्म। हाँ, या जो खासकर जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसका शेयर कम हुआ है। हम्म। तो उससे क्या होता है, इसलिए उसको कहते हैं रेग्रेसिव, कि अमीरों के ऊपर आप कम टैक्स लगा रहे हैं और जो गरीबों पे जो है आप ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं। और उसका हम्म। कारण क्या है कि मान लीजिए पेट्रोल खरीदते हैं, तो पेट्रोल जो है एक तो खरीदने वाला, यदि इंडिया में जैसे देखें हम पेट्रोल, 80% लोग जो है वो दो पहिया वाहन जो है वो यूज करते हैं। तो नेचुरली जब पेट्रोल महंगा होगा तो पहले तो दो भैया जो वाहन है, जो टू व्हीलर जो है, उस पे जो है ज्यादा इम्पैक्ट होगा उसके यूज जी। करने वाले पे। और दूसरा, जो यूज नहीं भी कर रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल का यूज जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो रहा है, तो जो यूज भी नहीं कर रहे हैं, तो जो वो वस्तुएं खरीद रहे हैं, मतलब ये हम्म। पेट्रोल गाड़ियां नहीं खरीद, मतलब यूज कर रहे हैं, तो वो जो सामान खरीद रहे हैं उस पे वो पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब आम आदमी वो जो है वो टैक्स पे कर रहा है। तो ये जो रेग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर हो गया है, उसमें चेंज करने की जरूरत है, जिससे कि जो रिच है, मतलब इसी को बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स एक तरह से, वो जो है वो स्ट्रक्चर जो है इंडिया में हो। इससे क्या होगा कि हमारा टैक्स जो रेवेन्यू है एज ए होल वो भी बढ़ेगा और उससे टैक्स जीडीपी रेशो भी इंप्रूव करेगी। ये तो दरअसल सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट में कहना चाहूंगा, जो जनरली एक लेवल पे मीटिंग में बातें कहीं भी गई हैं, जो एनके सिंह जहाँ पे थे, जी। उन्होंने खासकर कुछ कुछ गवर्नमेंट्स बोल भी रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी बोल रही हैं कि हम्म। देखिए, हमें तीसरी चीज ये करनी पड़ेगी कि जीएसटी के थ्रू जीएसटी। जो 2017 जुलाई में जो इम्प्लीमेंट किया गया, उसमें क्या हुआ है कि जो टैक्स एक तरह से क्या कहें कि पावर जो है, टैक्स पावर जो है स्टेट की वो कम हो गई है, क्योंकि अल्टीमेटली सेंटर के पास जो है ज्यादा पावर आ गई है। इवन सेस की जो शेयर है वो सेंटर के पास ज्यादा जा रहा है। तो उसमें क्या करने की जरूरत है कि अब टैक्स स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट को भी आपको कहीं ना कहीं पावर देनी पड़ेगी, मतलब उनको भी एम्पावर करना पड़ेगा, जिससे कि वो टैक्स उगाही वो भी करें। क्योंकि हम्म। आपने जो है पूरा एक तरह से एक सेंट्रलाइज कर दिया टैक्स स्ट्रक्चर, तो फेडरल स्ट्रक्चर में ये डिफिकल्ट है, और उससे हमारा टैक्स टैक्स जीडीपी रेशियो भी जो है कम हो रही है, उसको भी इम्प्रूव किया जा सकता है। तो यानी कि इस पूरी डिस्कशन को यदि हम सिंप्लीफाई करें और समझाएं कि कैसे टैक्स जीडीपी रेशियो ज्यादा हो सकती है, जो कि चाइना में भी है और वो अमेरिका में भी है। एक तो ये कि उसके नंबर को बढ़ाया जाए जो टैक्स पे कर रहे हैं। हम्म। दूसरा ये है कि ये जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें जो अमीरों के ऊपर जो बड़े बड़े रिच लोग हैं, जो खासकर मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट में भी पैसा कमा रहे हैं, खासकर रिच वाले, मिडिल क्लास नहीं है, लो मिडिल क्लास नहीं, उन पे, या कॉर्पोरेट सेक्टर जो है जो भाग जाते हैं यहाँ से टैक्स एनपीए करके बाहर भाग जाते हैं, उन पे टैक्स लगाया जाए। दूसरा, जो सुपर रिच हैं, बिलियनियर्स जो हैं या मिलियनियर्स जो है, उन पे टैक्स जो है लगाया जाए, जिससे कि जो टैक्स हमारा इंक्रीज करे। और थर्ड, जो स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट्स हैं उनको भी पावर दी जाए स्ट्रक्चर को एक तरह से टैक्स को इम्पोज करने के लिए, कलेक्ट करने से। तो इन तीनों चीजों से हम टैक्स जीडीपी रेशियो को दरअसल इम्प्रूव कर सकते हैं। जो आपने तीसरा पॉइंट कहा नरेंद्र जी की जो सेंटर के पास पावर ज्यादा है भारत में टैक्सेस को लेकर, जी जी जीएसटी तो पूरी तरीके से वही है, फिर कुछ आबकारी विभाग के और पेट्रोल वगैरह के पड़ जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने तुलना भी की है और सही तुलना की है, यूएस और चाइना के मुकाबले जो है वो काफी कम है टैक्स टू, सॉरी, जो सेंट्रलाइजेशन है वो भारत में ज्यादा है। साथ ही साथ इसको ना आपने जैसे फाइनेंशियली बताया, अगर इसको अगर मैथमेटिकली भी देखें तो बड़ा बड़ा मजेदार इसका रिलेशन है कि आप हमेशा चाहेंगे कि जो आपका जो डिनोमिनेटर है वो बढ़ता चला जाए, जीडीपी बढ़ती चली जाए। अब अगर जीडीपी बढ़ती जा रही है लेकिन फिर भी आपको टैक्स टू जीडीपी रेशियो अगर बढ़ाना है तो टैक्स जो है वो और भी ज्यादा तेजी से कलेक्ट किए जाने चाहिए। यहाँ पे ये समझ में आता है कि आप नीचे वाले पार्ट से, जीडीपी से नहीं को कम करने का कभी नहीं सोच सकते। ये थोड़ा सा इसमें सच सच में सच में बहुत आपने, मतलब हम अर्थशास्त्री तो ये बात करते रहते हैं, मतलब आपके पॉइंट को मैं आगे एलेबोरेट है वो सिंपल शब्दों में कह सकता हूँ कि जो न्यूमरेटर है, मतलब जो टैक्स है, हम्म। अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है।
जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू होगा तो स्पेंड करेंगे। जैसे अभी वही कोविड-19 पैंडेमिक में जो खर्चे आए, वैक्सीन की बात हुई, हॉस्पिटल की बात हुई, डॉक्टर्स की बात हुई, ऑक्सीजन की बात हुई, तो कई बार गवर्नमेंट ने कहा हमारे पास इतना है भी नहीं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपने ठीक से टैक्स स्ट्रक्चर को ठीक किया होता और टैक्स पेमेंट जो है ठीक से आपने जो है उगाई उसकी की होती, तो वो प्रॉब्लम है आपकी इतने फेस नहीं करनी पड़ती। तो जाहिर सी बात है कि आपको यदि जो आप कह रहे हैं डिनोमिनेटर को भी इंक्रीज करना है, तो उसमें जो न्यूमरेटर है मतलब जीडीपी को भी इंक्रीज करना है, राष्ट्रीय आय को भी इंक्रीज करना है, ग्रोथ को भी इंक्रीज करना है, तो उसका जो न्यूमरेटर है जो आप कह रहे हैं कि जो टैक्स रेवेन्यू है उसको आप इंक्रीज करेंगे और अच्छी जगह लगाएंगे। मुकाबले ऐसा नहीं हो जाएगा कि पता लगा कॉर्पोरेट टैक्स को कम करके उनको रिबेट दे दी, उसमें ना लगाएं, लेकिन आप सच में वैक्सीन को प्रोवाइड करें और अच्छे हॉस्पिटल बनाएं। आपने जो 2 डोज नहीं दिए हैं अभी ग्लोबल लेवल पे, 1 डोज जो है हमारे ज्यादा हैं और उसमें 2 डोज वाले इवन चाइना में ज्यादा हैं लोग या अमेरिका में ज्यादा हैं, तो वो आप कैच करें। हमारा जो है हेल्थ स्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम एक्सपोज हुई है कोविड-19 पैंडेमिक में, जिसमें कि नर्सेज हमारे पास कम है, डॉक्टर्स हमारे पास कम है, मेडिकल हॉस्पिटल कम है, उस पर इन्वेस्ट करें। जैसे आम आदमी के लिए भलाई के लिए हमारा अपना एक तरह से जो न्यूमरेटर आपने कहा जो टैक्स रेवेन्यू है उसको वहां स्पेंड करें और अपना जीडीपी भी इंक्रीज करेगा उससे। वो तो बहुत बड़ी सिंपल सी इकोनॉमिक्स है जो मुझे लगता है गवर्नमेंट भी समझती है और हम लोग भी समझते हैं। और आपने एक जो रेट्रोस्पेक्टिव बात कही, बिल्कुल हल्के से छुआ, वो भी बड़ी बढ़िया बात कही थी, जो रिग्रेसिव टैक्स वाली बात थी कि कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में सबको पता ही है किस तरीके से मतलब उसमें कमी आई है। और तभी शेयर मार्केट, एक कारण ये भी है शेयर मार्केट का बढ़ने का, इस तरीके से भी वो जुड़ जाता है कॉर्पोरेट टैक्स में जो कमी आई है। दूसरी तरफ पेट्रोल के दाम हो, जिसमें आप कहते हैं जो भी वाहनों में चलते हैं उनमें से 80% जो हैं वो 2 पहिया वाहन वाले हैं। तो हमेशा मतलब हमको यही देखना होगा कि न केवल कमाई हो सरकार की, साथ ही साथ वो खर्चा कहाँ पे और किस तरीके से हो रहा है उसका भी जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए नरेंद्र जी। तो ये था आज का खर्चा बिल्कुल पानी। जी जी, बिल्कुल प्लीज प्लीज बोलिए। सही में। तो मतलब इस खर्चा पानी में हम यही कह रहे हैं कि सरकार को टैक्स जीडीपी इंप्रूव करते हुए, रेशो को इंप्रूव करते हुए आम लोगों के खर्चे पानी की समस्या को मेन कंसंट्रेट करना चाहिए अपने टैक्स जीडीपी रेशो को इंप्रूव करते हुए। जी, और जाते जाते हमने खर्चा पानी सब्जेक्ट को भी वो कर दिया, छू लिया है। तो ये था आज का खर्चा पानी। इस एपिसोड या शो के बारे में कोई भी राय या सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, शुक्रिया नवीन जी।